Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiads chapter 11 Work and Energy part 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. अ मैन कैरिंग ए बकेट ऑफ वाटर एंड वॉकिंग ऑन ए रफ लेवल ऑफ रोड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी डज नो वर्क वाइल कैरिंग द बकेट. तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास है एक मैन जो कि कैरी करता है एक बकेट ऑफ वाटर और वो वॉक करता है एक रोड पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और जो उसका वर्क डन है वो है हमारा 0. तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो जो हमारा मैन है वो कैरी करता है एक बकेट, तो ये है हमारी बकेट. इसको कैरी करने के लिए उसको फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर, तो फोर्स हमारी लगती है ऊपर, और जो मैन है वो रोड पर ट्रैवल करता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारी हॉरिजॉन्टल. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री, और जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा. कोस 90 हमारा होता है 0, इसीलिए जो वर्क डन है वो हमारा 0 होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और कोस 90 हमारा 0 होता है, तो वर्क डन भी हो गया हमारा 0. तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. इसके बाद है सेकेंड. द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स एफ इन गिविंग इट ए डिस्प्लेसमेंट एस इज डिफाइंड एज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वैक्टर्स एफ एंड एस. तो जो हमारा वर्क डन होगा बाय ए फोर्स एफ और उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो है हमारी एस. वर्क डन हमारा इक्वल होगा एफ डॉट एस के, जो कि इक्वल होगा एफ एस कोस थीटा के, जहाँ पर जो थीटा है वो है हमारा एंगल बिटवीन एफ एंड एस. तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो ये दोनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की. स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें बताया गया है कि जो हमारा वर्क डन है वो हमारा 0 है. तो स्टेटमेंट सेकंड में जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें ये बताना चाहिए था कि जो वर्क डन है वो हमारा 0 क्यों है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड में हमें बताया गया है वर्क डन का फॉर्मूला. तो दोनों स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की. स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी हो सकती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए वर्क डन हमारा 0 है. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. Both statement first and second are true, but statement second is not the correct explanation of statement first. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड. सबसे पहले है ए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो इसको मैच करने से पहले सबसे पहले देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस लगती हैं उन सभी का सम, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, उसके कारण ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. तो जो हमारा ए है इसका है हमारा सेकंड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हमें पता है वर्क डन हमारा इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू होगी हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. तो ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखें तो हमें मिलेगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा हाफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का. तो जो हमारा वर्क डन होगा रिजल्टेंट फोर्स से उसके कारण होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो जो हमारा ए है इसका है हमारा सेकंड. इसके बाद है बी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारी वो फोर्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड नहीं करती. कंजर्वेटिव फोर्स का हमारा एग्जाम्पल है ग्रेविटी. जो हमारी ग्रेविटी है वो जो हमारा वर्क डन करती है वो ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता.
और जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क डन करती हैं उससे चेंज होती है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh। तो जो भी वर्क हमारा ग्रेविटी करेगी उससे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। कंजर्वेटिव फोर्सेस के दूसरे एग्जांपल्स हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स का दूसरा एग्जांपल है हमारा स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद सी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। वो फोर्सेस जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं उससे जो वर्क डन होता है उससे चेंज होती है ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दोनों आते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डन करती हैं उससे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी। इसके बाद है डी वर्क डन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वर्क डन हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो तो वो होगा हमारा ज़ीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमारी ज़ीरो होती है। और अगर हमारी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो इसका मतलब है फोर्स हमारी ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है यानी कि फोर्स ज़ीरो है, और अगर फोर्स ज़ीरो है यानी कि जो वर्क डन है वो हमारा ज़ीरो है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए का है हमारा सेकंड, बी का है हमारा फर्स्ट, सी का है हमारा थर्ड और डी का है फोर्थ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 4 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज डज द लीस्ट वर्क। तो हमारे पास 4 फोर्सेज हैं पी क्यू आर एस। हमें बतानी है कौन सी फोर्स सबसे कम वर्क करती है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स पी। फोर्स पी हमारी लगती है राइट डायरेक्शन में, तो ये है हमारी फोर्स पी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा राइट डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में ये जो हमारा एंगल है ये है हमारा थीटा, और ये जो एंगल है ये हमारा 90 से कम है। इसीलिए जो वर्क डन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो P है इसने राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी राइट डायरेक्शन में हुआ है, इसीलिए वर्क डन है पॉजिटिव। इसके बाद है Q। जो हमारा Q है ये फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ और डायरेक्शन होता है हमारा राइट में, और इसके बीच में जो एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री, यानी कि इसका जो वर्क डन है वो है हमारा ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री का, तो वर्क डन होगा ज़ीरो। इसके बाद है आर के अंदर एंगल है 30 डिग्री, तो इसके अंदर भी वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। और जो हमारा एस है ये हमारा पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, और इसमें जो वर्क डन है वो हमारा मैक्सिमम होगा। हमसे पूछा गया था लीस्ट वर्क, तो वो हमारा होगा क्यू के केस में। इसका जो वर्क डन है वो है हमारा ज़ीरो, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अ ट्रक एंड ए कार हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जीज आर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग इक्वल रिटार्डिंग फोर्स इफ S1 एंड S2 आर द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय ट्रक एंड कार रिस्पेक्टिवली बिफोर स्टॉपिंग, देन। तो हमारे पास एक कार और हमारे पास एक ट्रक, दोनों के अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी है, और जो हमारे कार और ट्रक है उनके ऊपर सेम फोर्स लगती है उनको स्टॉप करने के लिए। उनको स्टॉप करते टाइम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा S1 और S2। S1 डिस्प्लेसमेंट है हमारा ट्रक के केस में और S2 है हमारा कार के केस में। हमें बताना है S1 और S2 में रिलेशन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया है इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, और ये काइनेटिक एनर्जीज है हमारी जब कार और ट्रक मोशन में थे। तो ट्रक के मास को हम मानते हैं m, और जो हमारा कार का मास है उसको हम स्मॉल m मानते हैं। तो ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हमारी हाफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय U1 का स्क्वायर, और ये हमारी इक्वल है कार की काइनेटिक एनर्जी के। कार की काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय U2 का स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे इक्वल हैं। हाफ से हाफ हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय U1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय U2 का स्क्वायर। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि S1 और S2। तो हमें पता है V स्क्वायर हमारा इक्वल होता है U स्क्वायर प्लस 2AS के।
जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है ट्रक और कार की वो है हमारी ज़ीरो। तो वी स्क्वायर हो गया हमारा ज़ीरो इज इक्वल टू जो हमारा ट्रक है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u1, तो u1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमें नहीं दिया गया, हमें दिया गया है फोर्स। तो फोर्स से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। फोर्स हमारी होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल होगी फोर्स अपॉन मास के। और ये जो हमारी एक्सेलरेशन है ये हमारी नेगेटिव है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो हमारी रिड्यूस हुई है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा होगा माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम, क्योंकि हम सबसे पहले सोल्व करते हैं ट्रक का केस। तो मास है कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय S1, तो जो हमारा S1 है ये हमारा इक्वल होगा m मल्टीप्लाई बाई u1 स्क्वायर अपॉन 2f। तो S1 की वैल्यू है हमारी m मल्टीप्लाई बाई u1 स्क्वायर अपॉन 2f। इसी तरह जो हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 है ये हमारा इक्वल होगा स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई u2 स्क्वायर अपॉन 2f, क्योंकि दोनों के अंदर रिटार्डिंग फोर्स हमारी सेम है। तो हमें रिलेशन बताना है S1 में और S2 में, तो इन दोनों को करते हैं डिवाइड। तो S1 अपॉन S2 ये हमारा इक्वल होगा कैपिटल M u1 स्क्वायर अपॉन 2f अपॉन स्मॉल m u2 स्क्वायर अपॉन 2f। 2f से 2f हमारा कैंसिल होगा, और जो हमारा कैपिटल M u1 स्क्वायर है ये हमारा इक्वल है स्मॉल m u2 स्क्वायर के, जो कि हमने निकाला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये दोनों भी हमारे कैंसिल हो गए, हमें मिलेगा 1। तो S1 हमारा इक्वल होगा S2 के। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास दो पार्टिकल हैं M1 और M2। जो हमारा पार्टिकल M1 है ये हमारा हैवी है M2 से, और M2 हमारा लाइटर है। दोनों की जो वेलोसिटी है वो है हमारी v1 और v2, और इनका जो मोमेंटम है वो है हमारा सेम, और जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी होगी डिफरेंट। और इनकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है E1 और E2। हमें रिलेशन बताना है E1 में और E2 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने किया था पार्ट फर्स्ट में, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मोमेंटम सेम है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी लाइटर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी। लाइटर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी और वो है हमारी E2। तो E2 हमारी ज़्यादा होगी E1 से। ये हमने देखा था पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर है ऑप्शन नंबर बी, E1 इज़ लेस दैन E2। E1 हमारी कम है E2 से, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन।